हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिंटॉस बालाजी, जहां पे होता है आपके कंफ्यूजन का अंत तुरंत। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और ये है मेरा कोड। अन अकेडमी में जब भी आपको कभी भी कोई भी कोर्स अप्लाई करना हो, बाय करना हो, तो आपको ये कोड अप्लाई करना ही होगा। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं, आपको इमीडिएट जो भी ऑफर होता है मिल जाता है। 20% ऑफ, 25, 30, व्हाट एवर द ऑफर इज, इमीडिएटली आपको मिलता है। कभी भी अन अकेडमी में कोई भी कोर्स बाय करना है, तो आप कौन सा कोड लगाएंगे? प्रिया मैम, विदाउट एनी सिंगल डाउट, सेकेंड थॉट, आपको ये कोड लगा देना है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि क्या होती है स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन व्हेन इट कम्स टू नर्वस सिस्टम। तो बेटा, आपको ये याद नहीं रहता नर्व ट्रैक क्या होती है, नर्व क्या होती है, न्यूक्लियाई क्या होती है, गैंग्लियन क्या होती है। याद नहीं आता ना? मतलब क्या होता है वो हमें पता होता है, लेकिन लोकेशन हम भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ब्यूटीफुल से ट्रिक टू रिमेम्बर दिस। तो सबसे पहले तो चलिए, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो न्यूरॉन तो देख एक बार लेते ही हैं। तो ये है बेटा आपकी सेल बॉडी, सोमा, और इसके बाद आती है आपकी एक्सॉन। एक्सॉन इंड करती है नर्व इंडिंग, जिसे टिलोडेंड्रॉन कहते हैं। और यहाँ पे होती है आपकी क्या, जल्दी से बता दीजिए, डेंड्राइट। आपकी अगर ये न्यूरॉन है, मैम कितना घटिया न्यूरॉन है, न्यूरॉन शर्मा गया होगा, क्या करे, ऐसे ही आपको याद होगा, इतनी घटिया ड्राइंग। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी ये वाला जो पोर्शन होता है इसे टिलोडेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, टिलोडेंड्रॉन, नर्विंडिंग। और ये वाला जो पार्ट है इसे सोमा कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, आप इसे साइटोन पार्ट कहते हैं, और आप इसे पेरिकैरियन भी कहते हैं, पेरिकैरियन कहते हैं। तो पेरिकैरियन और डेंड्राइट के पास क्या होता है, निसल ग्रैन्युलस। ये तो आपको पता ही था। मैम अब आप बताना क्या चाह रही हैं? तो मैं बताना चाह रही हूँ ये एक्सॉन का पार्ट है। ये एक्सॉन को, इस एक्सॉन को हम एक और नाम से जानते हैं, नर्व फाइबर। तो कभी भी आपको यहाँ पे लाइफ में नर्व फाइबर देखने को मिले, नर्व फाइबर का मतलब होता है एक्सॉन। तो एक्सॉन में प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की वजह से इनको कैसा कलर मिलता है? व्हाइट कलर। ब्रेन में जब व्हाइट मैटर बोल रहे हैं आप, तो व्हाइट मैटर मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन और नर्व फाइबर। ये जो सेल बॉडी का पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, निसल ग्रैन्युल्स होते हैं, न्यूक्ली होती है, न्यूक्लियस है आप, तो वो उसके वजह से क्या हो जाता है, ग्रे कलर का अपीयरेंस आता है। ग्रुप ऑफ न्यूक्ली, ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ, आई एम सो सॉरी, नॉट न्यूक्ली, ग्रुप ऑफ साइटोन, सोमा, सेल बॉडी क्या बन जाती है? न्यूक्ली या गैंग्लियन बन जाती है। इसे आप ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, नर्व ट्रैक या नर्व कहलाते हैं। मैम मतलब तो सेम ही हुआ। हाँ जी, मतलब सेम है, लेकिन लोकेशन के वजह से इनको अलग अलग बातें बोली जाती हैं। जैसे घर पे मुझे, मेरा घर का नाम चेरी है, तो घर पे मुझे चेरी बुलाते हैं, लेकिन आप लोग तो मुझे प्रिया मैम के नाम पे जानते हैं, जानते हैं नहीं है? लोकेशन की वजह से मेरा नाम डिफरेंट हो गया। द सेम थिंग ऐसा ही बेचारे इन नर्व ट्रैक और नर्व के पास हो रहा है। नर्व ट्रैक एंड नर्व क्या है बताइए? नर्व ट्रैक एंड नर्व का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ axon. It is a long chain of axon. It is a long chain of nerve fiber. It is representing what? White matter. ये क्या represent कर रही है? White matter. Group of axon and nerve fiber in central nervous system. Central nervous system is called as nerve tract. Nerve tract, it is a group of nerve fiber. कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट नाउ। मैम व्हाट इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ एक्सॉन, इट इज आल्सो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, मतलब सेम है। हाँ जी, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? व्हाइट मैटर, लेकिन इनका लोकेशन चेंज है। इनका लोकेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस में ग्रुप ऑफ एक्सॉन को आप नर्व कहते हैं, and central nervous system में group of nerve, I'm so sorry, group of nerve fiber या axon को आप क्या कहते हैं? nerve tract. कैसे याद रखें मैम? ये तो चलो अच्छा हुआ आपने बताया, लेकिन याद कैसे रखें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टी आता है सेंट्रल में, क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व ट्रैक, टी, तो नर्व ट्रैक में टी आ रहा है, सेंट्रल में टी आ रहा है। ऐसे आपको याद रखना है, नर्व ट्रैक इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नर्व है,
तो अपोजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स सेंट्रल के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है, तो पेरिफेरल होगा। दैट्स क्लियर, राइट? ओके, मेंटोस है तो सब कुछ पॉसिबल है। इजी, सारे डिफिकल्ट टॉपिक को अपन इजी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको रोज प्रिया मैम से एक सीरीज का तो स्टडी कर लेना। तो आपको बहुत सारे आपको कंफ्यूजिंग डाउट है क्लियरिंग वीडियोस मिली होंगी, तो हर दिन एक एक जाके आप सॉल्व करेंगे, आपको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। तो न्यूक्ली हो या गैंग्लियन हो, ये दोनों का मतलब ही क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, सोमा, साइटोन, पेरिकैरियन, ये दोनों का मतलब ही क्या होता है? पेरिकैरियन मतलब ये डार्क मैटर रिप्रेजेंट करेंगे। मैम डार्क मैटर कुछ नहीं होता है। हाँ जी बेटा, आप इसे ग्रे मैटर बोलिए। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी ग्रे मैटर। क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो ग्रे मैटर। सो न्यूक्ली गैंग्लियन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रे मैटर। इट इज द ग्रुप ऑफ साइटोन। लेकिन nuclei and nucleus will call it into central nervous system and ganglion peripheral nervous system में कहलाते हैं। तो peripheral nervous system में group of cyton, soma, cell body, pericardion is called as ganglion। आपने सुना होगा hypothalamus as SON and PVN, supraoptic nuclei, paraventricular nuclei, and there's a group of nuclei which is representing amygdala region, basal limbic system। So what is this nuclei? It's a group of cell body, gray matter। Clear? I hope आज आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका एक बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस नहीं समझ में आता है आपको। व्हाट इज सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड? सो आपने सुना होगा ये सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, और फिर आपने सुना होगा एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्लियर? सो बेटा ये सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड होते कहाँ? तो आपको पता है बेटा, आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी। मैं ऑलरेडी ये बातें बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, मैंने सोचा डिफिकल्ट टॉपिक को ले लेते हैं। तो आप देखिए, सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैम ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। तो बेटा डीएनए में आपके पास दो स्ट्रैंड होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट? अब डीएनए क्या है? मैम एक जीन होता है। डीएनए इज नथिंग बट आपके डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। सो अगर मैं मान के चलूं आपका ये जीन है, ठीक है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो यहाँ एक जीन में दो पार्ट होता है, रेगुलेटरी पार्ट एंड स्ट्रक्चरल पार्ट। इसे रेगुलेटरी जीन, इसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। इसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं और इसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। सो रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन को हेल्प करता है कि भैया तुम अपना एमआरएनए बना के तैयार करो। तो स्ट्रक्चरल जीन डीएनए का और जीन का वो पार्ट है जो कि एमआरएनए ट्रांसक्राइब कर सकता है। क्लियर? पूरा जीन एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा। एमआरएनए से प्रोटीन पूरे में नहीं बनेगी। प्रोटीन ट्रेट एंड कैरेक्टर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे पूरे जीन का। जीन का सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट ही एमआरएनए प्रोटीन एंड प्रोटीन एक्सप्रेस होगी तो ट्रेट एंड कैरेक्टर में बदल सकता है। सो बेटा ये अगर आपका डीएनए है, ये अगर आपका डीएनए है, तो इस डीएनए में ये 3 पार्ट रह रही है। एक हो रही है बेटा प्रमोटर वाली पार्ट, एक हो रही है टर्मिनेटर वाले पार्ट, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में यहां से लेके यहां वाला जो कि एमआरएनए में कन्वर्ट होने वाला है, उसे आप स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। तो मैम ये और ये क्या है? प्रमोटर है। सो प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, एक बार मैं लिख देती हूँ, प्रमोटर जीन एंड इट इज अ टर्मिनेटर जीन। प्रमोटर जीन और प्रमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस। सो ये जो है ये रेगुलेटरी जीन का पार्ट है। ये दोनों किसका पार्ट है? रेगुलेटरी जीन का पार्ट है। रेगुलेटरी जीन हेल्प करती है स्ट्रक्चरल जीन को कि भैया तुम अपना क्या बना दो, यहां से यहां वाला अपना एक एमआरएनए बना दो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सो regulatory gene help structural gene to transcribe their mRNA। mRNA कहां से बनेगा? जहां से structural gene आई है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम एक डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए के पास दो मॉलिक्यूल होता है, मतलब दो स्ट्रैंड होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए बेटा, ये जो 3 प्राइम वाला होता है आप इसे क्या बोलते हैं? 3, THREE 3। तो 3 से T स्टार्ट होता है और आप इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हैं।
ठीक है। और बेटा ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड होता है आप इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो जो पे भी 5 प्राइम होगा वहां पे अपस्ट्रीम होता है, वहां पे क्या लगता है, प्रमोटर लगता है। अब 3 प्राइम वाले में क्या लगेगा, टर्मिनेटर लगेगा। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम हमने किसका रीड किया, कोडिंग वाले का। किसका रीड किया, कोडिंग वाले का। कोडिंग, तो जो भी कोडिंग सीक्वेंस में होता है उसको हम रीड करके प्रमोटर और टर्मिनेटर को सीक्वेंस लिख देते हैं। तो प्रमोटर 5 प्राइम अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर 3 प्राइम और डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। अब चलिए बेटा और इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं। तो ये वाला जो 3 से टी से टेम्पलेट स्ट्रैंड आपने बोला, यहाँ पे क्या आती है, आरएनए पॉलीमरेज आएगी। आरएनए पॉलीमरेज आएगी और क्या करेगी, एक्सटेंशन करेगी। तो जो पे भी यहाँ पे एटीजीसी का सीक्वेंस होगा, यू नो, इसका जो भी सीक्वेंस होगा, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज आई है, ये जो आपके आरएनए पॉलीमरेज आएगी उसका एमआरएनए बना के तैयार करेगी। इसका जो एमआरएनए बनाएगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। और अगर ए है तो यहाँ पे यू लग जाएगा, टी है तो यहाँ पे ए, सी है तो जी, यहाँ पे जी जी जी, फिर यहाँ पे यू, फिर यहाँ पे सी, एंड यहाँ पे ए एंड यू। ये आपका लग के तैयार। सो किसको देख के आपने अपना एमआरएनए बनाया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसी स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं। इसी स्ट्रैंड को हम नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड ही सेंस स्ट्रैंड था, हाँ जी। आज समझ में आया। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, इसी को मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं, इसी को नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसी को एंटी सेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। यस, इसको पॉजिटिव कहते हैं। और इसी को आप क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंटी सेंस, कोडिंग स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड। क्लियर, एम आई क्लियर, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। सो कोडिंग, एंटी सेंस, पॉजिटिव स्ट्रैंड। एंड ये क्या, टेम्पलेट को सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं, और आप इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। कौन सा स्ट्रैंड, नेगेटिव। पक्का, आप क्लियर हुआ, व्हाट इज सेंस एंड एंटी सेंस। सो एंटी सेंस मतलब कोडिंग, सेंस मतलब टेम्पलेट, मास्टर, सेंस। यहाँ पे इसी को पकड़ के, टेम्पलेट, इसी को पकड़ के क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज अपना कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करेगा। आई होप, ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, आप जाके मेरे ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक को ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बेटा अब हम देखते हैं अनदर जो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आता है, सिस एंड ट्रांसफेज। तो बेटा जब गोल्जी बॉडी तैयार हो रही होती है तो गोल्जी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, सिस फेज एंड ट्रांसफेज। सो बेटा आपका ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास जो चिपक के रहने वाला स्ट्रक्चर है उसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो न्यूक्लियस इज जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, और उसके अगल बगल में जो रहेगा उसे आप क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ईआर न्यूक्लियस के पास बहुत बुरी तरह चिपक के रहता है। ये टीवी एंड रिमोट वाला सिस्टम है, ठीक है, लड़की और खूबसूरती वाला रिलेशनशिप है। सारी लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, राइट, और टीवी से कभी रिमोट अलग नहीं हो सकता, ठीक है। सो ब्यूटी, ये सारी चीजें आपको इमेजिन करना है कि इनसेपरेबल होता है। सो अब हमने देखा कि आपका ये जो गोल्जी बॉडी था, ये गोल्जी बॉडी के पास दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। तो ये जो सिस और ट्रांस फेस है ये कहाँ पे है, इनका लोकेशन कहाँ है, पहले वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। सिस फेस को आप क्या कहते हैं, सिस। तो सिस्टर क्या करा रही है, वैक्स करा के, आपकी छोटी सिस्टर है जिनके साथ आप पार्लर में गए हैं वो वैक्स कराए, तो सिस्टर वैक्स, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स फेस। कॉन्वेक्स, सिस्टर आपसे छोटी है तो बेचारा फॉर्म हो रही है, धीरे धीरे फॉर्म हो रही है। So this is also called as forming phase. तो forming phase और cis phase किसको फेस कर रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहे होते हैं। ट्रांस फेज, अब आप क्या, आपकी सिस्टर है, सिस्टर क्या, छोटी सिस्टर है, वो क्या करा रही है, वैक्स करा रही है। तो सिस फेस इज वैक्स, कॉन्वेक्स, और वो छोटी है तो वो भी फॉर्म हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज आल्सो। अब ट्रांस आप हो चुके हैं, तो आप क्या है, कॉनकेव है, और दूसरा आप मेच्योर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज। और बेटा ये जो होगी वो तो आपके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को फेस करेंगे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को फेस करती है। सो ट्रांस, लाइक ट्रांस फेज कैसी होती है, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स अपोजिट तो कॉनकेव। और आप कैसे होते हैं, मैच्योर होते हैं। आपकी छोटी बहन है, क्या करा रही है, वैक्सिंग करा रही है, और वो छोटी है तो अभी उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, लाइक फॉर्म होती जा रही है वो।
So cis phase is called as convex and forming phase, trans phase is concave and maturing phase. Maturing phase होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को फेस करेगा, और cis phase जो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करेगा, राइट? ओके, सो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? और गोल्जी बॉडी का काम होता है बेटा पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन पैकेजिंग कहते हैं, राइट? दे एक्ट एज अ पैकेजिंग, और दे आर एक्ट एज अ ट्रैफिक रेगुलेटर आल्सो, यू नो, मेनी मोर थिंग्स। वो बात बाद में करेंगे, अभी आपका डाउट क्लियरिंग क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे प्लेसेंटा के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, प्लेसेंटा क्या है। सो बेटा ये जो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर होता है, मदर एंड फीटस दोनों से मिलके बनता है। मदर एंड फीटस, फीटस का क्या, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई, राइट? कोरियोनिक पार्ट ट्रोफोब्लास्ट, एंड मदर का एंडोमेट्रियम। अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ बेबी से बनता है। किससे बनता है? बेबी से। सिर्फ और सिर्फ बेबी का पार्ट है। अभी तो प्लेसेंटा, अगर आप ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करें तो आप डिस्कॉइडल होता है, ठीक है, डिस्कॉइडल। और अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा होता है? इलोंगेटेड कॉर्ड होता है। प्लेसेंटा, अगर आप बात करें प्लेसेंटा तो भैया ये हार्मोन भी रिलीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, फ्लक्चुएटिव एंडोक्राइन। अम्बिलिकल कॉर्ड डोंट रिलीज एनी हार्मोन, इट्स नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंटरेस्टिंग बात है, प्लेसेंटा में सिर्फ मदर का कनेक्शन है, मदर और बेबी का कनेक्शन है। यहाँ पे आपका एक्सचेंज जो मटेरियल का होता रहता है वो O2 CO2 न्यूट्रिएंट एंड ऑल होता रहता है मदर और बेबी के बीच में, यू नो, प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता रहता है, क्लियर? लेकिन बेबी से प्लेसेंटा का बीच का कनेक्शन कौन कराता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। सो हमने देखा है अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है, आर्टरीज और वेन लगी होती है। यस, तो इनके पास होती है 2 आर्टरी एंड 1 वेन। सो इट इज सप्लाइड विद आर्टरीज एंड वेन, इट इज सप्लाइड विद आर्टरीज एंड वेन, जबकि प्लेसेंटा में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है? पहले फॉर्म होगा एंड फिर जब बेबी फॉर्म होगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड आएगा। सो प्लेसेंटा इज लाइक दिस, सपोज दिस इज योर बेबी। सो आपके बेबी को उनके नेवल से कौन कनेक्ट कर रहा था? अम्बिलिकल कॉर्ड। सो दिस इज प्लेसेंटा, this is placenta, this is umbilical cord, and this is your baby, this is your baby. Am I clear? Am I clear with it? I hope this is super clear. तो प्लेसेंटा मदर एंड फीटस से बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ बेबी से बना है। ये प्लेसेंटा डिस्कॉइडल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड इलोंगेटेड होती है। प्लेसेंटा से बेबी को कौन ज्वाइन करेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा से बेबी को कौन ज्वाइन कर रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड। व्हाट इज प्लेसेंटा? बेबी से मदर को कौन ज्वाइन करेगा? प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा किसको ज्वाइन करता है? बेबी टू मदर। अम्बिलिकल कॉर्ड किसे ज्वाइन करेगा? बेबी टू प्लेसेंटा। क्लियर? प्लेसेंटा में एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हार्मोन रिलीज कर सकता है ना खुद एंडोक्राइन ग्लैंड है। 2 आर्टरीज एंड वेन की सप्लाई। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे मोनोशियस एंड डाइशियस के। बेटा मोनोशियस एम मतलब होता है बाइसेक्सुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। डाई मतलब क्या होता है? एक सेक्स में सिर्फ एक और मतलब सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स ऑर्गन। सो आप इसे यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं हर्माफ्रोडाइट एंड ऑल में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सबसे लिखते हैं पहले हर्माफ्रोडाइट। सो अगर आपको हर्माफ्रोडाइट पता है तो आपको मोनोशियस भी पता हो जाएगा। हर्माफ्रोडाइट का एम मोनोशियस का एम। तो जो हर्माफ्रोडाइट है वो मोनोशियस है, जो हर्माफ्रोडाइट है वो मोनोशियस है, जो हर्माफ्रोडाइट है मोनोशियस है। सो हर्माफ्रोडाइट कौन होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थ्स लाइक पॉलीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ। ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स आपने देखा उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो मोनोशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट। एम तो हर्माफ्रोडाइट क्या है? सेम लाइक अ मोनोशियस, तो कभी नहीं भूलना, राइट? हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, मोनोशियस भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल यूज करते हैं इन प्लांट। क्लियर? सबका मतलब सेम है। सो मोनोशियस कैसा है? बाइसेक्सुअल, डाइशियस, यूनिसेक्सुअल। सो हर्माफ्रोडाइट का एम, मोनोशियस का एम। ये क्लियर हो गया आई गेस, ठीक है? अब चलिए, अब ध्यान से सुनना है। अब इसके आपको एग्जाम्पल याद नहीं होते, तो मोनोशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट, एम कॉमन रखना है। मोनोशियस कौन होता है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में बोथ सेक्स प्रेजेंट,
बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, मेल टेस्टिस भी होगा और ओवरीज भी होगा। डाइसेक्शुअल मींस वन ऑर्गेनिज्म वन सेक्स, वन ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। तो चलिए अब देखिए, मोनोशियस में आपको लिखना है MCCC, सॉरी MCCC, MCCC एंड P। तो देखिए यहाँ पे आपका मेज हो गया, मेज दैट इज कॉल्ड एज कॉर्न, ओके। सो आपका मोनोशियस, मोनोशियस में कौन होता है? कोकोनट, ठीक है। फिर आपका होता है कॉर्न, कॉर्न मतलब आपका मेज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया? पपाया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, दिस इज P for pinus, gymnosperm, this is monoecious, PM, that is PM मोदी की बात नहीं कर रही, PM। तो बहुत सारे बच्चे पाइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, so PM, that is pinus is monoecious, so coconut, corn, maize, coconut, corn, maize। अब यहाँ पे एक और सी लिख दीजिए, cucumber, so cucumeria, okay, sorry, cucumber, that is cucurbita, coconut, corn, maize, pinus, ये सारी चीजें क्या है? मोनोशियस, क्लियर। अब डाइशियस, बेटा डी आप ऐसे लिखते हैं, अब डी को क्या बना देना है? आपको बी बना देना। डी डाइशियस मतलब बाइसेक्सुअल, डी को आपको क्या बनाना है? बी बना देना। डी ऐसे लिखते हैं ना, अब डी को और लिखिए, इसको पी लिख दीजिए, तो आपका डेट पाम होता है ना, सो डी से डेट एंड ये पी से पाम, क्लियर। और यहाँ पे पपाया, सो डी और पी, इसमें क्या कॉमन रखना है? इनका कैलीग्राफी कैसे? तो आप मैम जब डी लिखते हैं तो आप इसको बी बना दीजिए, सो डाइशियस मतलब बाइसेक्सुअल, ए को क्लियर हो गया। अब डी आप ऐसे लिखिए, अब उसको पी में कन्वर्ट कीजिए, पपाया, ठीक है, बाइसेक्सुअल पपाया, क्लियर, पपाया बाइसेक्सुअल। फिर डी आप ऐसे डाइशियस डी लिखिए, तो दैट इज कॉल्ड एज डेट पाम। सो जो ये डेट पाम होता है, पपाया होता है, ये सब कैसे होता है? डाइशियस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक सी आएगा जिसे आप साइकस कहेंगे, तो साइकस एक सी यहाँ पे था और यहाँ पे सारे सी थे, एक पी था, सो पाइनस, ये जनरली यहाँ पे पी वाला था ना, डेट पाम, पी यहाँ पे सारे थे, लेकिन यहाँ पे पाइनस, आपको एक याद रखना है, और यहाँ पे सी से साइकस याद रखना है, क्लियर। सो मोनोशियस, hermaphrodite, M was a common thing, okay। अनफेवरेबल कंडीशन, बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या क्या होता है? अब देखिए बेटा, आपके एनसीईआरटी में अनफेवरेबल कंडीशन सिर्फ दो जगह दिखाई गई है। एक दिखाई गई है कहाँ पे बेटा? आपकी अमीबा के पास, और एक बनाई गई है स्लाइम माउल प्लास्मोडियम के पास। क्या है? प्लास्मोडियम, स्लाइम माउल प्लास्मोडियम। सो बेटा अमीबा जो होती है वो क्या रहती है? आपकी अमीबा जो रहती है वो सूडोपोडिया दिखाती है, ठीक है, जब फेवरेबल होती है। लेकिन जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, सूडोपोडिया विड्रॉ की जाती है। क्या किया जाता है? आपका सूडोपोडिया विड्रॉ की जाती है, ठीक है, विड्रॉ की जाती है। और अब वो क्या बनाएगी? स्पोर बना लेगी। कौन सी लेयर? 3 लेयर, और इसके अंदर अमीबा के छोटे छोटे स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट हो गए, ठीक है। सो 3 लेयर की जो स्ट्रक्चर होती है, 3 लेयर की, उसे आप सिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ सिस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंसिस्टेशन। सो अमीबा जब नॉर्मल है तो अपने वो क्या दिखाएगा? सूडोपोडिया अमीबा लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा। लेकिन बेटा जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, अब आप नॉर्मल तो नहीं रखते, आपको टफ करना पड़ता है, आपकी अपनी बॉडी को टफ बनाना पड़ता है। तो टफ कैसे बनाएंगे? जब आप अपने ऊपर लेयर ले लेंगे। सो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब आप अपने आप को फटने नहीं देना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी को सूखने देना नहीं चाहते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी बॉडी में स्पोर लगाना पड़ेगा, और स्पोर के अंदर फ्रूट रहता है, राइट, जो बाद में दोबारा जमीन में जाके अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका स्लाइम माउल्ट था। स्लाइम माउल्ट नॉन फेवरेबल कंडीशन में अलग होता है, फेवरेबल में प्लास्मोडियम बनाता है। तो एग्रीगेट होता है, बहुत ही ज्यादा एग्रीगेट ऑफ सेल, इंडिविजुअल सेल्स, और ये सेवरल टॉल फीट का प्लास्मोडियम बनाता है। अब बेटा जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। ये क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी में यू आता है, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है? यहाँ पे भी बेटा जो आपकी सेल होती है वो क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी या सिस्ट बना लेगी।
तो वे जो स्पोर होते हैं उनके टिप में क्या होते हैं, सॉरी फ्रूटिंग बॉडीज होती है, उनके टिप में क्या होते हैं, स्पोर। तो आपको ये याद रखना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन में मतलब कंडीशन अच्छा नहीं है, उसमें आपको अपने सेल को मजबूत रखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम अपने ऊपर बहुत टफ लेयर बना लेंगे, और टफ लेयर बनाने को ये क्या कहते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन। तो हमेशा अपने दिमाग में याद रखो, अनफेवरेबल कंडीशन के समय पर स्पोर बनेगा, सिस्ट बनेगा। सो प्लाज्मोडियम भी फ्रूटिंग बॉडीज या स्पोर बना लेगा, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज में जो टिप पे होता है स्पोर लगा होता है, राइट। अमीबा भी क्या बनाएगा, 3 लेयर सिस्ट बनाएगा, स्पोर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंसिस्टेशन। तो क्लियर, स्पोर, fruiting bodies, unfavorable condition, fruiting, you, clear? I hope it is clear. Now, food pipe and wind pipe. बेटा ये जो food pipe होता है, ये आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। विंड पाइप जो होता है बेटा, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 10 से 11 सेंटीमीटर का होता है। अब डिफरेंस क्या है बेटा, आप लोग को ये जो विंड पाइप होता है, जैसे आप ऐसे बोलो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये विंड पाइप है, उसके पीछे जो पाइप है उसे फूड पाइप कहते हैं। तो अगर मेरे ये स्ट्रक्चर है, तो पहले वाली जो ट्यूब होती है उसे विंड पाइप कहते हैं, पीछे वाली जो ट्यूब होती है उसे फूड पाइप कहते हैं। तो ये जो फूड पाइप होती है, इसे ईसोफेगस और विंड पाइप को ट्रैकिया के नाम पे जानते हैं। तो आप इसे क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस, इसे आप ट्रैकिया कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ट्रैकिया 10 से 11 सेंटीमीटर है, फूड पाइप 12 सेंटीमीटर की होती है। अब बेटा गलती कहाँ पे करते हैं कि मैम एपिग्लॉटिस कहाँ पे, तो सुनो, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज गुलट, गलत। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड एज गलत, एंड ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप एपिग्लॉटिस कह सकते हैं। सो अगर आपको जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन होता है कि एपिग्लॉटिस कहाँ पे होता है, सो याद कर लो ना भाई, कि विंड पाइप की ओपनिंग को ही क्या बोलते हो, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर अगर कार्टिलेजिनस फ्लैप होगी तो वो एपी ही होगी ना, एपी मतलब ऊपर, सो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। नाउ इट इज क्लियर। ऑफ कोर्स मैम, मिंटोस बायोलॉजी कैसे नहीं याद होगा। तो यार मिंटोस के साथ साथ आपको प्रिया मैम कोड भी रखना है, क्योंकि आप लोग सब कुछ सब्सक्रिप्शन ले देते हो, प्रिया मैम कोड लगाना भूल जाते हो। तो प्रिया मैम कोड लगाइए और जल्दी से मेरे योद्धा बैच में ज्वाइन करना है। फिर आप भी दूसरों को यही सब ज्ञान देते रहेंगे, यार बायोलॉजी सो सिंपल, कंफ्यूजन का तो अंत 2 मिनट में हो सकता है। ओके, सो विंड पाइप को आप ट्रैकिया कहते हैं, और ये जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, सो दैट खाना विंड पाइप में ना जाए, कवर कर लेती है जैसे खाना आता है। सो एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट इन विंड पाइप 10 to 11 सेंटीमीटर। विंड पाइप क्या होती है, कार्टिलेज से बनती है। और फूड पाइप कैसा होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, या इट इज एन ऑर्गन। सो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये आपका कार्टिलेजिनस। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। ओके यस, आपको बताना चाहूंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। सो बेटा न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से, फॉस्फेट से। तो इसे आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस से मिलती है तो आप इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हो। बेटा न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, आपके पास एक शुगर होता है, ठीक है, आपके पास एक शुगर होता है, शुगर में 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन शुगर, पेंटो शुगर। तो पहले कार्बन से अगर नाइट्रोजनस बेस मिल जाती है तो आप इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब बेटा न्यूक्लियोसाइड है यही, अब इसमें क्या है, पहले कार्बन से तो आपका नाइट्रोजनस बेस है, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, लेकिन 5th कार्बन से अब आपका फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब मैंने ये टॉपिक क्यों लिया था। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको याद रखना है, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कैंसर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैंसरस। सो न्यूक्लियोटाइड is a reason for your cancer. It has a cancer formation. अगर ऐसा कोई भी है सबस्ट्रेट एंड ऑल जो जिसमें न्यूक्लियोटाइडिक कंपोनेंट होते हैं, या अगर मैं बोलूं कि आप प्योर न्यूक्लियोटाइड की बात करो तो इनकी वजह से कैंसर होता है। एंड न्यूक्लियोसाइड, साइड सेव, ये आपको सेव करा है, साइड से सेव एस। तो ये क्या होता है, एंटी कैंसरल होता है, एंटी कैंसर, और इसे एंटी वायरल भी कहते हैं, एंटी कैंसरल एंड एंटी वायरल। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, नॉट नीट में, एम्स में, सॉरी। सो न्यूक्लियोसाइड, साइड एस, सेफ,
तो ये एंटी कैंसर एंटीवायरल के अगेंस्ट यूज किया जाता है. इट इज अ वेरी सेफ मॉलिक्यूल. बट न्यूक्लियोटाइड इज नॉट. टाइड, teeth, tabahi, teeth, tabahi. So nucleotide is not a good molecule that is nuclear. It is a cancer causing, like it is causing, and it is one of the reason for cancer formation. एंड न्यूक्लियोसाइड, हालांकि दोनों ही बेनिफिट होंगे आपके लिए. न्यूक्लिक एसिड जब बना रहे हैं, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ कैंसर कॉजिंग, सो आपको ये याद रखना है कि प्रिया मैम ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो आपको न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बीच में डिफरेंस पता है. हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता बॉन्ड्स को लेके, यू नो. तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से. किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से. So there are many nucleotide which comes and make nucleic acid. अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? जब आपके पास होती है न्यूक्लियोसाइड. ओके, न्यूक्लियोटाइड मींस न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट, तब आपका न्यूक्लियोटाइड. अब न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर. नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर. ओके, अभी नाइट्रोजनस बेस कैसा होता है? दो तरह का होता है, प्यूरिन एंड पायरामिडाइड. प्यूरिन एंड पायरामिडाइड. क्लियर बेटा? अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जामिनर आपसे बॉन्ड्स के बारे में पूछता है. सो एक न्यूक्लिक एसिड में कितने बॉन्ड होते हैं? तो आप लिख दीजिएगा 4. कैसे मैम? तो देखिए, वन न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड बाय अ बॉन्ड कॉल्ड एज फॉस्फो फॉस्फो डाई ईस्ट बॉन्ड. फॉस्फो डाई ईस्ट बॉन्ड. एक न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से जुड़ता है बाय फॉस्फो फॉस्फो ईस्ट बॉन्ड. यहाँ पे फॉस्फो डाइईस्ट बॉन्ड. one nucleotide attached with another nucleotide by phosphodiester bond. लेकिन one nucleoside attached to phosphate by phosphoester bond. देखिए, अब नाइट्रोजनस बेस शुगर से कैसे? बेटा शुगर है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है. सो नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होता है बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. एंड बेटा एक प्योरिन पैरामिडीन से बाइंड करती है. ए टी के साथ बाइंड करती है, सी जी के साथ बाइंड करते हैं. तो एक प्योरिन दूसरे पैरामिडीन से ज्वाइन करेगी बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. सो अब मैंने आपको बता दिया है, एक न्यूक्लिक एसिड में 4 तरह के बॉन्ड हो सकती है, फॉस्फोईस्टर, फॉस्फोडाईस्टर, ग्लाइकोसाइडिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सो यहाँ पे होता है हमारा ब्यूटीफुल सा सेक्शन स्टॉप. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहिए योद्धा बैच, जो आपको देती है इमेंस इमेंस गारंटी दैट आप स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मोर देन 700. क्योंकि यहाँ पे जो टीचर होता है वो आपके कंफ्यूजन के साथ साथ आपको कैसे लेक्चर्स याद करने हैं तरीके भी बताता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अगर आपको फुल मार्क्स के साथ चाहिए तो जरूर आपको योद्धा बैच ज्वाइन करनी चाहिए विद द प्रोमो कोड प्रिया मैम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. टेक केयर. बाय. ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी में मेरे बायोलॉजी की इंडिविजुअल कोर्स आ चुके हैं. अगर आप 11th एंड 12th में हैं और अगर आप रिपीटर बैच में हैं तो ये दोनों ही तीनों ही क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं कंसेप्ट क्लियरेंस. फिर कंसेप्ट क्लियरेंस तो ठीक है, लेकिन आप मिनटों नहीं सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन बाय ट्रिक्स एंड फ्लो चार्ट. और एक साल में मैं कम से कम टारगेट रखती हूँ 50,000 एमसीक्यूज का. तो आई होप ये सारी चीजें आपको 360 के टारगेट पे लेके जाएंगे. एटलीस्ट 360 नहीं तो 350 से कम तो मैं बिल्कुल आने नहीं दूंगी. लेकिन करना क्या है, आपको एक कोड अप्लाई करना है और ये इमीडिएटली बायोलॉजी का इंडिविजुअल कोर्स आपको ले लेना है. हम लोग लाइव इंटरेक्शन करते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जूम कॉल होती है, टीचर टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट्स कनेक्शंस होते हैं. सो बेटा यहाँ पे आपको क्या होगा, एक कंप्लीट फैमिली गाइडेंस मिलती है. सो प्लीज इसको अवॉइड नहीं करना है. अगर कंसेप्ट के साथ साथ इमीडिएट विदाउट कंफ्यूजन आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आपको ये बैच ले लेनी चाहिए. तो बैच जो है, जो बेटा जो अभी एट प्रेजेंट है, उसमें आपको ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं प्रिया मैम. एट द वेरी सेम टाइम आप अगर आइकनिक बैच लेना चाहेंगे तो भी आपको 65,499 में ऑफ मिलने वाला है. ठीक है, नियर अबाउट ये 28,000 तक हो जाएगा. सो आपको करना क्या है, इमीडिएटली आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है. अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो दैट इज 7,999. लेकिन जब आप इसमें कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ऑफ मिलेगा. लेकिन अगर बात करते हैं अनअकैडमी की तो 25% ऑफ है नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप आइकनिक एंड प्लस में लेना चाह रहे हैं कंप्लीट बैच, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड जूलॉजी सब रहने वाली है. सो अगर बेटा आप 12 मंथ के लिए
आर्केनिक का ले रहे हैं तो आपके लिए 49,124 है। और बेटा अगर आप प्लस की जो कोर्स ले रहे हैं उसमें आपका 28,499 है, 28,499 है। आई होप आप इसमें बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। अगर आपने रिजल्ट देख लिया हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार अब इस समय ये ईयर वेस्ट नहीं करना है, तो जल्दी से नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर है 25 का, इसके बाद सिर्फ 5% ऑफ मिलता है, राइट। क्या करना है, यहाँ पे देखिए बेटा, जहाँ पे लिखा है यूज द कोड, तो कोड में आपको सिर्फ प्रिया मैम आपको याद रहना चाहिए। तो जैसे ही आप प्रिया मैम करेंगे आपको फ्लैट 25% ऑफ मिल जाएगा। चलिए बेटा, अब मैं आपको बताने वाली हूँ खुशखबरी। सो अनअकैडमी लर्नर्स के नीट की जीत, अंदर नीट में हो गई हमारी अच्छी खासी जीत, क्योंकि हमने AIR अंडर 100 में हमारे 4-5 स्टूडेंट्स बड़े प्यारे प्यारे नंबर लेके आए हैं। हालांकि मुझे पता है कि जब इनके कट ऑफ एंड ऑल का होगा, जब इनको असाइनमेंट मतलब असाइन होगा, तो ज्यादा कट ऑफ के इधर उधर पे नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत तगड़ा सा अमाउंट, मतलब तगड़ा सा जो 1-2 मार्क्स का ही ज्यादा ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे हो तो बहुत चेंजेस सकते हैं 1-2 मार्क्स से। लेकिन दैट्स लाइक वो फॉर्च्यून एंड डिसफॉर्च्यून पे डिपेंड करता है। एट प्रेजेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो अचीवर्स हैं वो है शिवा कुमार राय, वैभव सिन्हा, शशांक कुमार, वरुण and Palak Singh. So congratulations to to all the 5 of you, and I will my all the wishes for you and students। मैं आप लोगों को भी यहाँ पे देखना चाहूंगी। अगर आपने इस साल नीट नहीं क्लियर किया है, पलक की फोटोज नहीं दिख रही है, पलक कहेंगे मैम आपने मुझे हाइड किया, तो देखिए पलक को, पलक के लिए पलक कॉन्ग्रेचुलेशन। स्पेशल आपको हमने जूम इन किया है, जूम आउट। तो आप हैं, आप सभी लोग काफी ज्यादा यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन डिजर्व करते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, कल आपकी फोटोज यहाँ पे हो सकती है, तो आप भी मेहनत कीजिए बिल्कुल। अन अकेडमी आपके साथ जोरों शोरों से लगा हुआ है, आप भी हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, जो भी ऑफर्स है उसका अभी फायदा उठाइए। और जल्दी से बेटा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि नीट बूट कैंप अभी खत्म नहीं हुआ है। 15 से नीट बूट कैंप का जो रजिस्ट्रेशन है वो खत्म नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, 15 से 16 जून का वेट करना है, आपको सिर्फ इसमें एनरोल कर देना है। इसमें आपको फ्री विजिट मिलती है। देखो बेटा, फ्री विजिट मिलने वाली है, कोई कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, हमें आपको वो फील देनी है, सो दैट आप एक साल निश्चय के साथ लगे रहें कि अन अकेडमी में लग के अपने को नेक्स्ट ईयर का टारगेट एम्स रखना है। सो दैट्स फॉर दैट पर्पस वी आर टॉकिंग अबाउट। रजिस्ट्रेशन की लिंक है, वो आपको मिल जाएगी, आपको एनरोल करना पड़ेगा। बस याद रखना 15 से 16 जून आपका एक चेंजिंग डे हो सकता है, क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं कल आप शायद वहां पे हो सकते हैं। सो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, टेक केयर, बाय।